So, hello everybody and welcome back to STBG. Ashok Somopadhyay and we are doing electrochemistry. तीन लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, मैक्सिमम पोर्शन ऑलरेडी कवर हो चुका है। दो और लेक्चर लगेंगे, आज का लेक्चर और इसके एक बाद वाला लेक्चर। बस इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी शॉर्ट आउट हो जाएगी हमारी। ठीक है, तीन लेक्चर ऑलरेडी हमने कर रखा है। अब इसके अंदर जो चीजें बची हैं वो आने वाले दो लेक्चर के अंदर कवर अप हो जाएंगी, जिसमें से आज जो होगा वो हमारा एक लेक्चर है और इसके बाद एक और लेक्चर लगेंगे। ठीक है, होपफुली एक ही लगना चाहिए। अब वो पढ़ाने के ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम कितना लगता है। ठीक है, बट अब मैक्सिमम चीजें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर खत्म हो चुकी है। अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दूं तो माई सेल्फ शिवम उपाध्याय, आई एम अ जेईई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट परस्यूइंग बीटेक फ्रॉम आईआईटी लखनऊ एंड योर केमिस्ट्री मेंटर एज वेल। अगर मैं मेन कंटेंट पे बढ़ूं उससे पहले मैं थोड़ी बातें आपको जानकारी के थ्रू देना चाहता हूं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एमयू 2023 के गाइडेंस प्रोग्राम के लिए, जिसमें आपको 90 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे और उसी के साथ साथ 2700 कलेक्शंस मिलेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के। ठीक है, दिस इज वेरी बिग नंबर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं एमयू के प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट पेपर की बात करूं तो अब आप इजीली फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हर कोर्स का एमयू का प्रीवियस ईयर पेपर, जो ऑलरेडी आपको ऐप के अंदर मिलेगा। अगर ऐप जिसने नहीं डाउनलोड किया है वो एस टी बी जे अकेडमी करके सर्च करे प्ले स्टोर पे और जाके एप्लीकेशन को ज्वाइन करे। बहुत इजी टू एनरोलमेंट प्रोसेस है। और जिस ऐप से आप अभी अगर क्लासेस कर रहे हैं उसी ऐप के अंदर ये चीजें आपको मिल रही होंगी। ठीक, थोड़ा सा और मैं बात करूं एमयू बीएससी वालों के लिए, तो एमयू बीएससी का जो इंटरेस्ट है उसके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें 5 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे, साथ ही में 500 प्रीमियम प्रीमियम क्वेश्चंस के कलेक्शंस। और वो बेस्ड होंगे तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और एमयू के लेटेस्ट सिलेबस पे। उसी के साथ साथ जो सब्जेक्ट कवर होगा वो मैथ होगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री। इसका भी प्रोसेस बहुत सिंपल है एनरोलमेंट का। या तो आप एप्लीकेशन से रोल कर सकते हैं या फिर आप हमारी टीम में कॉन्टैक्ट करिए, टीम एसटीबीजी। ईमेल करिए, ईमेल के थ्रू भी ऑप्शन अवेलेबल हैं और आपको पूरा एनरोलमेंट का प्रोसेस समझा दिया जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, तो ये कुछ ओवरव्यू थे जो मुझे आपको देने थे। आते हैं अपने मेन करने की तरफ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू हो चुकी थी और मैक्सिमम चीजें देखो इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं ऑलरेडी, है ना। नर्स्ट इक्वेशन हमने खत्म कर डाला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूरा खत्म कर डाला, गैल्वेनिक शेल पूरा खत्म कर डाला। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट केसेस खत्म कर डाला। कल मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन समझाया था नर्स्ट इक्वेशन के साथ। ठीक है, उसके बाद कंडीशन समझाया था कैसे इक्विलिब्रियम का कंडीशन एग्जिस्ट करता है और नर्स्ट इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होता है। ठीक है, उससे पहले मैंने एप्लीकेशंस भी सिखवाए थे नॉस्ट इक्वेशंस के। उससे भी पहले मैंने डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का रिलेशन समझाया था। तो काफी कुछ हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब इसका आज जो है वो पार्ट नंबर 2 है, जिसमें गैल्वेनिक सेल के बाद अब हम आ जाएंगे कंसंट्रेशन सेल पे। तो आज जो लेक्चर शुरू होता है वो होता है कंसंट्रेशन सेल, जो हमारा सेकंड पार्ट है। कंसंट्रेशन सेल जो हमारा सेकंड पार्ट है, आज यहाँ की शुरुआत होगी। और मुश्किल से मुझे जहां तक लगता है दो लेक्चर लगने चाहिए और ये चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, पहला हमारा गैल्वेनिक सेल था, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था जिसको कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। तो ये वाली शुरुआत होती है कंसंट्रेशन सेल से। ठीक है, जैसे हमने गैल्वेनिक सेल के अंदर पढ़ा था कि गैल्वेनिक सेल के अंदर अगर मैं बताऊं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं गैल्वेनिक सेल का, है ना। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है ना। जिसके अंदर क्या होता है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन और कॉपर और कॉपर सल्फेट सल्फेट। होता है। जिंक सल्फेट के अंदर हम जिंक वाले इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं और कॉपर सल्फेट के अंदर हम कॉपर वाले इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं। जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर वाले यस इलेक्ट्रोड के यस। ऊपर रिडक्शन होता है। ये गैल्वेनिक सेल की बातें थी। अब सवाल ये आता है कि गैल्वेनिक सेल और कंसंट्रेशन सेल आपस में डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों में एक दूसरे से अलग कैसे है। बहुत छोटा सा, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं कंसंट्रेशन सेल की बात करूं ना, तो जैसा गैल्वेनिक सेल के अंदर दो बीकर थे, दोनों बीकर के अंदर इलेक्ट्रोड जो थे वो क्या थे, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स थे, है ना। एक में क्या था, जिंक था, तो दूसरे में क्या था, कॉपर था, है ना। ऐसे जिंक था एक में, दूसरे में क्या था, कॉपर था, है ना। और ऐसे कनेक्टेड थे। ये गैल्वेनिक सेल के अंदर था, ये था जिंक, इसमें क्या था, कॉपर। वेयर एज कंसंट्रेशन सेल की बात करूं तो कंसंट्रेशन सेल के अंदर जो तुम्हारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, बस यही एक मेजर डिफरेंस है। बाकी सब कुछ सेम है जो हमने पढ़ते आया है पीछे, जैसे हमने पीछे पढ़ा है वो सारी चीजें यहाँ भी लगेंगी कंसंट्रेशन सेल के अंदर भी। बस इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे दोनों बीकर अगर लें, ठीक है,
तो दोनों बीकर में जो इलेक्ट्रोड होगा, अगर जिंक का लेते हैं तो दोनों बीकर में हम जिंक के ही इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे, कॉपर और जिंक नहीं होगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये भी जिंक का इलेक्ट्रोड, ये भी जिंक का इलेक्ट्रोड। तो अगर हम कंसंट्रेशन सेल की बात करते हैं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब अब अगर मैं क्या करता हूं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिखता हूं, है ना, रिडॉक्स रिएक्शन अगर मैं लिखता हूं किसके लिए, रिडॉक्स रिएक्शन फॉर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन से। अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन लिखता हूं कंसंट्रेशन सेल, है ना, तो क्या लिखूंगा, यस सर। एट एनोड। एनोड भी जिंक ही क्या है, एनोड की तरह भी काम कर रहा है, और जिंक ही क्या कैथोड की तरह भी काम कर रहा है, क्योंकि कैथोड दोनों की इलेक्ट्रोड तरह सेम है। दिखा। तो कंसंट्रेशन मैंने तुमको बता दिया कि दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, मतलब जो ऑक्सीडेशन होगा वो भी जिंक पे ही होगा, और जो रिडक्शन होगा वो भी जिंक पे ही होगा, है ना। तो ये यस सर। अगर मैं एनोड पे लिखूं तो एनोड पे क्या होता है भाई, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोड दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Zn2+ पे, दो इलेक्ट्रॉन को। सिमिलरली अगर मैं एट कैथोड लिखूं तो कैथोड पे क्या हो रहा होगा भाई, रिडक्शन हो रहा होगा। रिडक्शन। मतलब जिंक 2+ जो है वो ही 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जिंक भी बना रहा होगा, है ना, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोड है ना, तो ऑक्सीडेशन भी सेम ही इलेक्ट्रोड का होगा। जिंक एक बार ऑक्सीडेशन करेगा, और जिंक 2+ जो है वो एक बार रिडक्शन करेगा। यानी रिडॉक्स रिएक्शन अगर कंसंट्रेशन सेल के लिए हम लिखेंगे तो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड सेम है, दोनों इलेक्ट्रोड जिंक के ही है। ये इलेक्ट्रोड भी जिंक का, ये इलेक्ट्रोड भी जिंक था। और आपको पता है कि जो लेफ्ट साइड लिखा होता है वहां एनोड होता है, और जो राइट साइड होता है इलेक्ट्रोड, है ना, इसको मैं बार कर दूं, तो राइट साइड जो होता है वो क्या होता है, कैथोड। और ये भी मैंने आपको बता दिया है प्रीवियस, देखो जिसको नहीं समझ आ रहा है ना उसका साफ मतलब ये है कि प्रीवियस लेक्चर छोड़ के आया है, इसीलिए उसको समझ नहीं आ रहा है। अब कहीं भी आप बीच से घुसोगे तो नहीं समझ आएगा ना, अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं पढ़ा है तो एक बार 1 2 3 देखो, यहाँ आते आते क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, याद करो हमने लोड याद किया था, याद किया था ना, लेफ्ट यस साइड सर। ऑक्सीडेशन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नोड निगेटिव, नेगेटिव। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड निगेटिव। सिमिलरली कैथोड पे क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है। थोड़ी और बेस कौन है भाई ये, गजब हाल है यार, जितनी बार मना करो उतनी बार तुम माइक और वो ऑन करके आते हो क्लास में। माइक्रोफोन और वीडियो कैमरा ऑफ करके आया करो, नेक्स्ट टाइम से क्लास में मैं एग्जिट कर दूंगा तुरंत तुमको, करते रहना कंप्लेन। अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, है ना, और कैथोड पे हमारा क्या होता है, रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन की बात करूं तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ऑक्सीडेशन में, है ना। और फिर क्या होता है तुम्हारा यहाँ, तो गेन ऑफ अगर मैं इलेक्ट्रॉन। बात करूं कैथोड की, तो यहाँ क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हो रहा होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने वही तो किया है देखो, एनोड पे मैंने क्या किया, जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, मतलब यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और रिडक्शन की बात करूं तो जिंक 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहाँ रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन का मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन लेता है कोई ना, हम उस प्रोसेस को रिडक्शन बोलते हैं, है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फिर जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, है ना, यहाँ क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं नेट सेल रिएक्शन लिखूं तो ये दोनों तो हाफ सेल रिएक्शन है ना, आधे आधे सेल के, देखो एनोड पे अलग कैथोड पे अलग। अब अगर मैं नेट सेल रिएक्शन लिखूं तो क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पे क्या होगा, जिंक 2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। वैसे काटते हम दिखाते नहीं है, लेकिन मान लो ना ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे जब जोड़ोगे तो, है ना। तो हम क्या करते हैं, जिंक से जिंक 2+, और ये क्या देता है, देखो, फिर ये जिंक Zn+2। प्लस जिंक, है ना, ये वाला जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये वाला जिंक
रिड्यूस हो रहा है, तो दोनों में कंफ्यूज मत। रिड्यूस हो रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन और यहाँ रिडक्शन। क्लियर। अब आते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन पे। सिमिलरली वही जैसे कंसंट्रेशन सेल के अंदर हमने क्या किया था, सेल रिप्रेजेंटेशन रखा था। एक सेकंड रुको, कुछ बच्चे हैं यस। मैं लिख रहा हूं, उसको मैं एडमिट कर दूं क्लास में। अब सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, तो एनोड लिखते हैं ना ऐसे, एनोड फिर डबल डंडा फिर ऑक्सीडेशन। लिखते हैं कैथोड। मतलब डबल डंडे के लेफ्ट साइड हम एनोड लिखते हैं जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, और डबल डंडे के राइट साइड हम क्या लिखते हैं, कैथोड लिखते हैं जहां क्या हो रहा होता है, रिडक्शन। रिडक्शन। तो अब नेट सेल रिएक्शन तो हमने पीछे लिख दी ना। अब इस जो पीछे लिखा हुआ जो हमारा नेट सेल रिएक्शन है, अगर उसके रिगार्डिंग मैं सेल रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, जैसे हमने पीछे नेट सेल रिएक्शन हमारा क्या है, यही है फाइनल। तो ऑक्सीडेशन देखो किसका हो रहा है, जिंक से जिंक टू प्लस, मतलब Zn2 Zn2 प्लस डबल डंडा Zn2 प्लस 2 Zn, यही है ना। स्टेट क्या हो सर आप जाएगा, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन का लिख दिए सर। अच्छा उल्टा लिख दिया, नहीं सही तो लिखा है। यस। नहीं नहीं ऑक्सीडेशन सर, लिखा सही है, है सही। जिंक से जिंक यस टू सर, प्लस सही और लिखा। जिंक टू प्लस से जिंक, सही तो है। ये सॉलिड होगा, ये यस एक्वस सर। होगा, क्यों भाई, क्योंकि देखो इसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब सॉलिड स्टेट है, मेटल सॉलिड में होता है, सॉलिड स्टेट में है। अब ये देखो ये +2 मतलब ये अपने आयंस के फॉर्म में, इसलिए एक्वस लिखते हैं। फिर ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस, क्योंकि आयंस के फॉर्म में है। और ये जिंक क्या है, सॉलिड। ये तो क्लियर हुआ सबको, सेल रिप्रेजेंटेशन यही होता है। सही है। यस सर। यस। चलो, तो ये पूरी बातें थी अभी तक की कंसंट्रेशन सेल की, ठीक। अब सवाल ये रहा कि सर जैसे हमने गैल्वेनिक सेल के अंदर नॉइस डिस्ट्रीब्यूशन लगाया था, वैसे अगर कंसंट्रेशन सेल के अंदर नॉइस डिस्ट्रीब्यूशन लगाना हो तो क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं यार, बहुत सिंपल है। आओ देखो, ये जो कंसंट्रेशन सेल होता है ना, इसके अंदर ये जो जिंक और जिंक टू प्लस है, और जिंक टू प्लस और जिंक है, तो इनका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन तुमको गिवन होगा, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन क्या है, ईएमएफ का रिलेशन देता है कंसंट्रेशन के साथ, है ना। तो लेट्स से सॉलिड है, तो सॉलिड का कंसंट्रेशन तो यूनिटी होती है, तो सॉलिड का तो हम लिखेंगे नहीं, इसलिए एक्वस का कंसंट्रेशन मान लो इसको मैं बोल रहा हूँ C1 कंसंट्रेशन है, और Zn2 प्लस का C2 कंसंट्रेशन है, ठीक है। दोनों मोलारिटी में लिखी हुई है, ठीक। तो ये कंसंट्रेशन किसकी है, Zn प्लस 2 है ना, इसकी C1 है। और नेक्स्ट वाले जो सॉल्ट जिसके बाद Zn प्लस 2 लिखा गया, यानी रिडक्शन वाले में, उसकी है C2 कंसंट्रेशन, है ना। मतलब ये जो C1 है, ये ऑक्सीडेशन वाले जिंक की है ना। और ये C2 किसकी है, रिडक्शन वाले जिंक की। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों में जिंक है ना, तो कई कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड मतलब ऑक्सीडेशन वाले जिंक का कंसंट्रेशन जो कि C1 है, और राइट साइड जो लिखा गया है Zn प्लस 2, उसका कंसंट्रेशन है C2 जो रिडक्शन वाले जिंक का है, ठीक। अब नर्स्ट इक्वेशन जैसे पीछे पढ़ा हमने, पूरा नर्स्ट इक्वेशन पढ़ डाला है। अब जरा कंसंट्रेशन सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखो, तो क्या होता है, अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर लूं नर्स्ट इक्वेशन की, तो वो क्या होती है भाई, वो होती है ई सेल इज इक्वल्स इक्वल टू टू ई नॉट ई सेल नॉट सेल माइनस माइनस 0.0591 अपॉन 0.0591 लॉग। अब देखो, लॉग अब की। यहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है, यहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है कि सर पीछे हमने लॉग क्यों, तो आपने बता दिया था, ठीक है, रिएक्टेड अपन प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, यहाँ तो एनोड और कैथोड है, क्योंकि दोनों तुम्हारे क्या हो गए, सेम हो गए, जिंक और कॉपर दोनों। अब यहाँ कैसे लिखेंगे लॉग, तो यहाँ जो लॉग क्यू जिसको रिएक्शन कोसेंट बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है, पिछले लेक्चर होगी तो सब कुछ समझ आ गया, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट लेके जा रहा हूँ, क्योंकि एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से कंटेंट बढ़ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 लॉग, जो क्यू है ना, याद रखना, जब भी कंसंट्रेशन सेल का हम नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, तो ये जो क्यू लिखते हैं ना, क्यू जो होता है ना तुम्हारा, इसका हम लिखते हैं कैथोड का कंसंट्रेशन अपॉन एनोड का कंसंट्रेशन। बस इतना ही डिफरेंस है। तो अब ई सेल अगर मैं फाइनल लिखूं, मतलब नर्स्ट इक्वेशन में फाइनल लिखूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ई सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब कैथोड का कंसंट्रेशन कौन सा वाला है, C2 है कि C1 है, C2 C2 है है ना, सर। C2 है, तो कितना हो यस सर। जाएगा, C2 का कंसंट्रेशन C2 अपॉन अपॉन C1। कंसंट्रेशन। बस यही आपको याद रखना है, यही बस डिफरेंस था कंसंट्रेशन सेल का नॉस्ट इक्वेशन। यानी कि जब भी कंसंट्रेशन सेल में पूछे, हम हमेशा क्या करेंगे सर, कैथोड वाले साइड का कंसंट्रेशन पहले लिखेंगे, और एनोड वाले साइड का कंसंट्रेशन उसके बाद में लिखेंगे, मतलब कैथोड अपॉन एनोड। लॉग के साथ क्या लिखेंगे, कैथोड अपॉन एनोड, मतलब C2 अपॉन C1।
C2/C1। क्लियर हो गया? यस सर। Yes. चलो, अभी हमने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा जो कि कंसंट्रेशन के टर्म में था, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ अगर नर्स्ट इक्वेशन जो है वो प्रेशर के टर्म में हो जाए, तो आपसे पूछ दी जाए कि कंसंट्रेशन जो है ना, पीछे वाला, जैसे हमने अभी तक जितने नर्स्ट इक्वेशन पढ़े सबके अंदर हमने कंसंट्रेशन का टर्म देखा था, है ना। इतनी मोलैरिटी है, 0.1 है, 0.001 मोलर है, तो सभी सिर्फ कंसंट्रेशन पे चल रहे थे। लेकिन अगर कंसंट्रेशन को हटा के आपसे नर्स्ट इक्वेशन का सवाल डाल दिया जाए और वो प्रेशर पे डाल दिया जाए, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं, तो उस चीज को आप कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम उसको थोड़ा देखेंगे। मतलब समझ लो कि ये भी एक एप्लीकेशन ही है नर्स्ट इक्वेशन का, जिसके अंदर हम प्रेशर के टर्म में नर्स्ट इक्वेशन को पढ़ रहे होंगे, ठीक। अब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं प्रेशर की, तो लेट्स से तुम्हारे पास एक सेल सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है और हमको इसका नर्स्ट इक्वेशन लिखता है इन द टर्म ऑफ प्रेशर, ठीक है। हमारे पास एक सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है और हमको लिखना है इसका नर्स्ट इक्वेशन इन टर्म ऑफ प्रेशर। बहुत वेराइटी ऑफ सवाल बनाए जाते हैं नर्स्ट इक्वेशन से, इतना याद रखना, चाहे वो एमयू ट्रिपल ई हो चाहे वो एमयू बीएससी हो। इसलिए मैंने सारे केसेस करा दिए ऑलरेडी और सारे केसेस कवर कर रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ा इसके अंदर। मान लो कि सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है प्रेशर के टर्म में, लेट्स से प्लैटिनम है, इलेक्ट्रोड भी सामने लिख दिया गया, प्लैटिनम H2, जो कि इसका प्रेशर है P1, क्योंकि H2 गैस है और प्रेशर किसकी होगी, गैस की होगी। अभी तक हमने सॉलिड लिया था, इसलिए कंसंट्रेशन C1 C2 मिल रहा था। लेकिन हमने इस बार क्या किया, गैस ले लिया, गैस के पास ही तो प्रेशर होगा। तो लेट्स से H2 गैस है जिसका प्रेशर है P1, ठीक है। और ये H2 है वो H+ एक्वस में चेंज हो रहा है। फिर सॉल्ट ब्रिज, ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट था, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ, है ना। फिर रिडक्शन हो रहा है, H+ जो है एक्वस, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 गैस में जिसका प्रेशर है P2। और साथ में वही तुम्हारा प्लेटिनम रॉड, ये सब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, चाहे आप इसको लिखो चाहे मत लिखो, आप इतना पार्ट भी लिख सकते हो तो भी चलेगा। ये एक सेल रिफॉर्मेशन हमको गिवन है। अब सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट वाला पार्ट हमेशा क्या होता है, एनोड होता है, मतलब एनोड पे ये हो रहा है, ये एनोड है ना। और ये क्या है, यस कैथोड। सर। गुड। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिख भी रहा है, देखो H2 से H+ जा रहा है, यहाँ H+ से H2 जा रहा है, मतलब यहाँ हो रहा है सर ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो अब देखो यहाँ ना, यहाँ कंसंट्रेशन C1 C2 या 0.01 मोल या 0.001 मोल नहीं दिया है, यहाँ प्रेशर दिया है, यहाँ प्रेशर P1 दिया है, यहाँ प्रेशर P2 दिया है। अब नॉन इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखोगे, देखो कुछ नहीं करना है, वही जो रिएक्शन कोसेंट वाला पार्ट है ना, बस उसी को बताना है, बाकी नर्स इक्वेशन का सारा टर्म तो सेम ही रहेगा। तो अगर मैं नर्स इक्वेशन लिखने जाऊं तो आई विल राइट इट एज ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस वही स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए 0.0591/n। अब ये जो लॉग है ना, अब इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर कौन से प्रेशर को पहले लिखे, कौन से प्रेशर को बाद में लिखे। जैसे हमने कंसंट्रेशन से के लिए क्या याद किया कि कैथोड अपॉन एनोड, यानी कैथोड का कंसंट्रेशन ऊपर लिखेंगे तो हमने C2 लिखा, फिर एनोड का कंसंट्रेशन तो हमने C1 लिखा नीचे। बट अगर यहां हम बात करें प्रेशर के टर्म में, तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर कौन सा प्रेशर पहले लिखे, P1/P2 लिखे या P2/P1 लिखे, क्या सही होगा। तो यहाँ याद रख लो, सर P1/P2। जैसा हमने कंसंट्रेशन के अंदर पढ़ा ना कैथोड अपॉन एनोड, यहाँ बस उसका उल्टा कर दो, यानी ऊपर एनोड का प्रेशर ले लेंगे और नीचे कैथोड का प्रेशर ले लेंगे, बस। यानी अब यहाँ अगर मैं फाइनल नॉस्ट इक्वेशन लिखने जाऊं, आई विल राइट इट एज ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n। अब देखो लॉग, एनोड का प्रेशर है P1, है ना, देखो एनोड वाली साइड का प्रेशर क्या है P1, कैथोड वाली साइड का प्रेशर क्या है P2, यानी आई विल राइट इट एज P1/P2। और और ये स्क्वायर ब्रैकेट आप यहां से हटा दीजिए, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है। यस इसलिए सर। हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, नहीं डायरेक्ट हम लिखेंगे एनोड का प्रेशर अपॉन कैथोड। कैथोड का प्रेशर। यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ एनोडिक प्रेशर ऑन कैथोडिक प्रेशर, है ना, यानी P1/P2। ये है तुम्हारा नर्स्ट इक्वेशन फॉर प्रेशर। यानी आज से जहीं जहां भी आपको प्रेशर दिखेगा, आपको क्या चेक करना है, एनोड वाला साइड कौन सा है, कैथोड वाला साइड कौन सा है, एनोड अपॉन कैथोड। अब प्रेशर के टर्म में भी नर्स्ट इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। क्या ये चीजें सबको क्लियर हो गई, यस सर। सबको क्लियर हो गई? Yes, sir. चलिए, किसी को डाउट?
किसी को डाउट है तो? नो सर। किसी को डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर कंसंट्रेशन सेल हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं, है ना। इसके अंदर हमने ये सारी चीजें तो पढ़ ली। अब इसके अंदर ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा लॉ आता है, एक नहीं दो लॉ आते हैं, और वो है तुम्हारा कौन सा? फराडे का लॉ। पढ़ा है फराडे लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर? पढ़ा होगा, सुना होगा ना। फराडे लॉ होता है ना। यस सर। अब हम फराडे लॉ पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ ना, कि मान लो जैसे मैंने इतना ये लिखवा दिया एनर्जी इक्वेशन, इधर कैथोड अपन एनोड है ना, कंसंट्रेशन शीट अपन C1, और इधर भी लिखवा दिया P1 अपन P2। तो मैं एक काम करता हूँ ना, कुछ एग्जांपल्स आपको करा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कैसे लगाएंगे ये सारे फॉर्मूले को कंसंट्रेशन सेल के लिए, जैसे हमने वहां एग्जांपल किया था ना गैल्वेनिक सेल की। ऐसे आओ एक दो एग्जांपल कर यस लेते सर। हैं ताकि क्लियर हो जाएगा एकदम, डाउट ना बचे तुम लोग को। तो क्वेश्चन लिख लो इस पे बेस्ड। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द ईएमएफ of the following concentrations cell at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है भाई, एजी एस यानी एजी सॉलिड से AgNO3, और इसका कंसंट्रेशन है 0.001, और AgNO3 से सी इसका कंसंट्रेशन है 0.005 मोलारिटी, और ये कहाँ जा रहा है? एजी सॉलिड में। अब सबसे पहला सवाल है कि सर पहचानेंगे कैसे कि ये नॉस्ट इक्वेशन कंसंट्रेशन सेल वाला है और वो गैल्वेनिक सेल वाला है? देखो मैंने क्या बताया था, कंसंट्रेशन सेल के अंदर कैथोड और एनोड दोनों दोनों इलेक्ट्रोड साइड सेम होता होते है। हैं। तो यहाँ देखो ना, यस। यहाँ देखो दोनों साइड सेम है, यहाँ सॉलिड AgNO3 फिर AgNO3 Ag। देखो फिर से वही हो रहा है, यहाँ Ag से AgNO3 हो रहा है, फिर वहां AgNO3 से Ag रिड्यूस हो रहा है। तो ये कंसंट्रेशन सेल का नॉस्ट इक्वेशन लगेगा यहाँ। नॉर्मल सेल का मत लगाना, कि यस। नॉर्मल सेल का जो गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ा है पीछे, उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। क्लियर? अब ये वाला तुम्हारा पार्ट क्या है? ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है भाई? एनोड वाले पार्ट पे ना, एनोड पे ही तो यस ऑक्सीडेशन सर। होता है। एनोड वाला पार्ट ये तुम्हारा कौन सा पार्ट है? रिडक्शन, जो है तुम्हारा कैथोड। कैथोड वाला पार्ट। कैथोड। तो लास्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं भाई? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल ई नॉट सेल माइनस माइनस 0.0591 0.0591 1 अपॉन एन लॉग 0.051 C2 सर। 0.01, है ना। नीचे एन। 0.01। और मैं एक चीज और आपको बताना भूल गया, और वो ये है ई कि नॉट की मैं भी तब वैल्यू। से देखो नॉट इक्वेशन लगाते आ रहा हूं, अब मेरा ध्यान भी नहीं जा रहा है वहां कि यहाँ ई नॉट सेल डिफाइन नहीं होता है, और मैं हर में ई नॉट सेल लगाते आया हूँ। देखो यहाँ भी, यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन का ई नॉट सेल डिफाइन नहीं होता है यहाँ के नर्स्ट इक्वेशन में। तो मुझे देखो, अब ये जब मैं सवाल करने गया हूँ ढूंढ रहा हूँ कि ई नॉट सेल की वैल्यू तो दी नहीं है, तब मुझे बातें याद आई हैं कि कंसंट्रेशन सेल के अंदर ई नॉट सेल नहीं, डायरेक्ट ईएमएफ डिफाइन करते हैं। ओहो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लो नर्स्ट इक्वेशन के अंदर, ये डायरेक्ट आपकी ई सेल की वैल्यू ये हो जाती है। ठीक है, मैं तब से ई नॉट सेल लिखते आ रहा हूँ और मैं ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ इस बात को। पता नहीं आज मेरा दिमाग कहाँ है, मेरा मूड खराब कर दिया तुम लोग। माइक्रोफोन वीडियो को कैमरा ऑन करके, ई सेल इज इक्वल्स टू 0.0591। बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो गया मेरे से, ठीक है, इसको चेंज कर लो। ये डायरेक्ट ई सेल आता है हमारा, ठीक है, इसके अंदर कंसंट्रेशन सेल के अंदर। और फिर यहाँ हम क्या लगाएंगे? ई सेल का फॉर्मूला लगाएंगे, जो होता है तुम्हारा 0.0591 और एन। अब यहाँ देखो, यहाँ एन की वैल्यू कैसे पता करेंगे? एन क्या होता है भाई? एन क्या होता है? नंबर ऑफ नंबर। इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन द नेट सेल रिएक्शन, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यस सर। पार्टिसिपेटिंग इन द नेट सेल रिएक्शन। अब पहचानना पड़ेगा ना कि भाई एन कितना है यहाँ, जीरो पॉइंट जीरो यस सर। फाइव नाइन वन हाफ सेल तो पहले तो तुम क्या रिएक्शन। करो, हाफ सेल रिएक्शन लिख लो ना, यही तो होता है ना। यस सर।
पहले तुम क्या करो, हाफ सेल रिएक्शन लिख लो। पहले तुम एट एनोड पे लिख लो। नोड पे क्या हो रहा है भाई, एजी जो है वो किसमें ऑक्सीडेशन कन्वर्ट हो रहा है, AgNO3, और एट कैथोड क्या हो रहा है, AgNO3 से Ag। AgNO3 से क्या कन्वर्ट हो रहा है, Ag में, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, यस। अब मैं अगर Ag और NO3 को तोड़ूं तो Ag पे पॉजिटिव चार्ज होगा और NO3 माइनस पे निगेटिव चार्ज होगा, होगा कि नहीं। यस सर। मतलब यहाँ जो सॉलिड Ag था वो पक्का क्या हुआ होगा, ऑक्सीडाइज हुआ होगा, अपने उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, तभी तो वो AgNO3 बनाया होगा। मतलब अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूं तो इसके अंदर क्या हो रहा है, Ag किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag प्लस में, साथ में एक इलेक्ट्रॉन इसमें। कर रहा है रिलीज। अब यहाँ यस देखो, सर। यहाँ AgNO3 है, मतलब यहाँ पक्का Ag प्लस इलेक्ट्रॉन रहा है, ले रहे हैं। और इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, और फिर वो एक यस सर। इलेक्ट्रॉन को लेके वो किस में कन्वर्ट हुआ है, Ag सॉलिड में। Ag मतलब सिल्वर। NO3 Ag प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लेके किस में कन्वर्ट हो गया, Ag सॉलिड में। भी सॉलिड है। और यहाँ जो सॉलिड Ag था वो किस में कन्वर्ट हुआ, एक्वस में, है ना। और यहाँ एक्वस किस में कन्वर्ट यस। हुआ, सॉलिड में। तो ये देखो, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये क्या है, रिडक्शन। अब तुम खुद देख के बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, दो सर इलेक्ट्रॉन, या वन तीन, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन। वन। क्योंकि देखो Ag ने भी एक यस। ही इलेक्ट्रॉन लूज किया, और उसी एक एक इलेक्ट्रॉन को Ag प्लस ने पकड़ के Ag में कन्वर्ट हो गया। मतलब यहाँ n की वैल्यू 1 हो गई, ये तो पता चल गया। कितने इलेक्ट्रॉन यस सर। पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरे रिएक्शन में, दोनों रिएक्शन में कॉमन कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही है। वन। यानी n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ सिंपली। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल, हमको ईएमएफ पता करना था ना। ई सेल क्या होता है, 0.0591/1 लॉग। अब कंसंट्रेशन कैसे लिखते हैं भाई, कैथोड अपॉन एनोड। तो कैथोड का कंसंट्रेशन देखो 0.05 है, और एनोड का कंसंट्रेशन 0.001 है। मैं इसको लिख सकता हूँ 0.0, कितना है, जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव वन। 0.05 है, 5 है। जीरो पॉइंट यस जीरो सर। जीरो वन है। अब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको मान लो, लेट्स से मैंने इसको 0.06 राउंड ऑफ करके कर दिया, यस। कर सकते हैं 0.06, और लॉग, यस यहाँ सर। कितना हो जाएगा, ये देखो 0.05, यहाँ देखो 0.05, तो इसको मैं राउंड ऑफ करके ये लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁻²। टू। यस सर। इसको इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, राउंड ऑफ करके इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 × 1 × 10⁻³ लिख सकता हूँ। 3। यस सर। अब ई सेल निकालो, 0.06 लॉग, ये 3 ऊपर जाएगा, प्लस में हो यहाँ जाएगा। से 3 ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यस। 5 × 10, यानी 10 लॉग टू द 50, पावर 1। 0.06 log 50, 0.06 log 50, और log 50 की वैल्यू कितनी होती है, log 50 की वैल्यू जिसको याद है, मुझे तो नहीं याद है log 50 की वैल्यू, कोई बात नहीं। तो यहाँ से log 50 की वैल्यू आप चेक कर लेंगे लॉग टेबल में, log 50 की जो भी वैल्यू होगी उसके साथ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ फिलहाल मुझे भी नहीं याद है log 50 की वैल्यू, क्योंकि हम लोग भी क्या करते थे, टेबल को ही पीछे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में टेबल दिया होता था। तो आप यहाँ से log 50 की वैल्यू को पुट करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ई सेल की वैल्यू आ जाएगी। हालांकि जब ये एग्जाम में आएगा तो आपको ये लॉग की वैल्यू दी हुई होगी, इसकी यस चिंता सर। आपको नहीं करनी है, ठीक है, इसकी यस चिंता सर। आपको नहीं करनी। यस सर। ये सवाल मैंने 0.01 लिया ना, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, log 50 की वैल्यू आप रख दीजिएगा, ठीक है। तो चलो लगे हाथ, अब क्या करते हैं ना, प्रेशर वाला भी कर डालते हैं, ठीक है। एक प्रेशर का भी सवाल कर डालते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा नस्ट इक्वेशन कंसंट्रेशन में, वैसे प्रेशर वाले टर्म में भी नस्ट इक्वेशन का सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। सवाल वही है, आपको फाइंड करना है ईएमएफ, ठीक है। मैं अभी यही सवाल बना देता हूँ, वही सिमिलरली हम क्या करते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, जब पीछे हमने ये लिया था। यहाँ प्लैटिनम जो है उस पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोड है जिसमें यहाँ H2 है, जिसका प्रेशर दिया हुआ है 10 atm मान लो, और ये H2 से लेट्स से HCl बना रहा है, और इसका प्रेशर HCl है, तो ये एक्वस है मान लो, और इसका मान लो पीएच मान लो तुमको दिया हुआ है। खैर यहाँ डिस्टर्बिंग तुमको पीएच नहीं क्रिएट होगी, हमको प्रेशर के टर्म में निकालना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, H2 से
टू एटीएम। ठीक, ये सवाल है। और ये फिर किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये तुम्हारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे चीजें हो रही हैं। ठीक है। अब यहाँ डायरेक्ट आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ देखो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, इससे कंफ्यूज मत होना। यहाँ देखो H2 और HCl है, और यही मान लो यही फिर HCl H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसको तोड़ के ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, लो मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ। हालांकि सवाल ऐसे ही फ्रेम्ड है, HCl aqueous, है ना। और फिर ये जो तुम्हारा HCl है, मतलब यहाँ H प्लस हो जाएगा ना, फिर H प्लस से H2 जाएगा, यहाँ 2 ATM है। तो बस यही चीज है, बस इसको दूसरे तरीके से यहाँ लिख दिया गया है, बस आपको सेल रिप्रेजेंटेशन समझने आना चाहिए। बाकी दोनों सेम चीज है। ठीक है। अब इसके अंदर आपको ईएमएफ पता करना है। यहाँ देखो प्रेशर दिया हुआ है 10 ATM और 2 ATM, है ना। ये वाला कौन सा साइड है भाई? ये वाला कैथोड वाला साइड है। कैथोड। यस सर। और ये लेफ्ट वाला साइड कौन सा साइड है भाई? एनोड। एनोड वाला एनोड। साइड है। अब हमको ईएमएफ चाहिए, तो ईएमएफ कैसे निकलता है भाई? ई सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन 591 एन। अब यहाँ देखो लॉग जो है P1/P1। इसके अंदर इस बार एनोड अपॉन कैथोड लेते हैं ना, एनोड का प्रेशर अपॉन यस। कैथोड उल्टा हो जाता है, याद है? यस सर। एनोड का प्रेशर अपन कैथोड का प्रेशर लेते हैं हम। तब हमको ई सेल चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? 0.0591 अपॉन, अब देखो एन, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुम यहां से साफ समझ सकते हो, HCl के अंदर ये H प्लस में जाता है ना। Cl और माइनस। ये H प्लस कहाँ जा रहा है? H2 में जा रहा है ना। समझ आ रहा है ना, यहाँ H2 से अरे HCl के अंदर H प्लस और Cl माइनस, यानी H प्लस में ही तो जाएगा। H2 किस में जाएगा? H प्लस यस। में। फिर ये H प्लस किस में रिड्यूस होगा? H2 में। यानी यहाँ भी H2 में इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन n की वैल्यू 1 ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज 1। हो रहा है कि नहीं हो 1 रहा है? n equal to हो रहा है। यस सर। yes sir. लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, एक और मैं कंफ्यूजन देखो यहाँ क्रिएट हो गया मेरे से भी तुम्हारे से भी। यहाँ H2 है ना, और कन्वर्ट किस में हो रहा है? 2 में। तो अगर H2 बनाना है तो हमको बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा ना। बैलेंस करना पड़ेगा। यस, क्योंकि यहाँ H2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें? H प्लस में, यानी 2H प्लस, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और फिर यहाँ 2H प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 में कन्वर्ट होगा, है ना। मैंने ये देखा नहीं यहाँ H2। ठीक है। तो यहाँ N की वैल्यू कितनी है पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स की? 2 है। नॉट 1, इट्स 2। नॉट 1, इट्स 2। यहाँ ये तुम्हारा 2। ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, ये तुम्हारा रिडक्शन वाला पार्ट है ना। अब क्या करना है? एनोड यस अपॉन सर। कैथोड। ये एनोड है, और नीचे वाला कैथोड। कैथोड। ये कैथोड, ये एनोड। अब देखो एनोड का प्रेशर कितना है? 10 ATM। तो यहाँ एन की वैल्यू को 2 रख दिया जाए, और लॉग यस सर। ऊपर क्या रखेंगे? 10। फिर मैं देखो स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूँ, फिर देखो स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूँ, इसको हटा दो यहाँ से, इसको हटा दो यहाँ से। ऊपर रख लो 10, नीचे क्या रखना है? 2। ऊपर रखो 10, और नीचे क्या हो जाएगा? 2। कैसे? क्योंकि देखो ये कैथोड है, तो नीचे कैथोड का प्रेशर लिखते हैं, कैथोड का प्रेशर 2 ATM है, और एनोड का प्रेशर 10 ATM है। तो फाइनल अगर मैं ई सेल पे लिखूंगा तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 0.06/2 कर दे रहा हूँ, आसान हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? यस लॉग सर। 5। लॉग 5। लॉग 10 तक की वैल्यू मेरे को याद है, लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.7, है ना। लॉग 15 नहीं याद रखे थे भाई, लेकिन लॉग 10 तक का तो याद है। इसलिए फिर क्या हो जाएगा? 0.03 मल्टीप्लाई बाई 0.7, 0.7। 0.01 वोल्ट। क्लियर मैं यस सोचा सर। 21 और 2 जीरो आगे लग जाएगा, 0.0 21 हो जाएगा। 0.00 2। 0.021 वोल्ट। यानी प्रेशर का सवाल आएगा ना सर, तो हमको सिर्फ प्रेशर वाले पार्ट पे फोकस करना है। देखो यहाँ HCl का प्रेशर 2, पीएच दिया हुआ था 2, लेकिन हमको पीएच से मतलब नहीं है, हमको प्रेशर देखना है। एनोड अपॉन कैथोड, एनोड के साइड का प्रेशर अपॉन कैथोड के साइड का प्रेशर, डिवाइड करिए, HCl की वैल्यू आपको मिल जाएगी फ्रॉम द नर्स्ट इक्वेशन। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? यस सर। yes sir. तो सर अब कम से कम इसमें pH सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया है. नहीं, हाँ, बस वो सवाल में फ्रेमिंग है ना, बस वहां दिया गया है कि तुम्हारा एसिड है, उसकी एसिड की पीएच 2 है। HCl एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बस उसका पीएच yes मेंशन yes है जस्ट फॉर द डेटा। मतलब एग्जाम में, एग्जाम बोल रहे हैं, क्वेश्चन में डेटा के लिए बस पीएच डाल दिया गया है, बाकी उसका कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है पूरे रिएक्शन। ठीक है। okay. ठीक। चलो, यस सर। अब आते हैं हम वापस अपने किस पे? फैराडे लॉ पे।
है ना। इस चैप्टर के अंदर आप फैराडे लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें उन्होंने दो लॉ दिए थे, फैराडे के दो लॉ थे। फर्स्ट और सेकेंड। यस। अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? देखो, फैराडे का फर्स्ट लॉ सिंपल सी बात बोलता है कि जितना भी वेट डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड पे, क्योंकि इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम इलेक्ट्रोड से ही तो खेल रहे हैं, तब जब से शुरू हुआ है तब से हम सिर्फ इलेक्ट्रोड और कैथोड पे ही सारे काम कर रहे हैं। और मैंने तुमको फर्स्ट लेक्चर में ये बातें बताई थी कि जैसे कि ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये दोनों बीकर में डिप्ड होते हैं, है ना। पहले अगर मैं जिंक और वही कॉपर की बात करूं, ठीक है, तो क्या हुआ था? जिंक और कॉपर की बात करें तो क्या हुआ था इसके अंदर? जिंक जो है वो जिंक टू जिंक से प्लस में कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन हो रहा था, और कॉपर जो है वो कॉपर टू प्लस है, वो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। और मैं तुमको एक और बात बताई थी कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ते जाता है, ये मोटी होती जाती है इसकी परत, इस पे कॉपर जो है वो चिपकते जाता है सॉलिड फॉर्म में, है ना। और जिंक जो है वो पतला हो जाता है, क्यों? क्योंकि जिंक लगातार जेड टू प्लस में कन्वर्ट हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता कॉपर है। उसको एक्सेप्ट करके क्या हो रहा था, डिपॉजिट होते जाता है। तो फैराडे लॉ वही वेट डिपोजिशन का है। अब इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना वेट डिपॉजिट हुआ है ना, वही फैराडे लॉ बताता है। यानी फैराडे का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि वेट डिपॉजिटेड, वेट डिपॉजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड, जिसको मैं डब्ल्यू बोलता हूं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड। मतलब डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। यही तुम्हारा फैराडे का फर्स्ट लॉ है, सिंपल सा लॉ है। फैराडे का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जितना ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, उस चार्ज के। इलेक्ट्रोड के चार्ज के, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं, है ना। तो इसको क्या किया जाए, यस एक सर। डेफिनेशन में लिख लिया जाए, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सर फर्स्ट। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड होगा ना? हाँ, इलेक्ट्रोड ही लिखा हूं यहाँ, इलेक्ट्रॉन गलती से मत समझना, इलेक्ट्रोड ही है, ठीक है। मतलब मैंने बोला इलेक्ट्रोड है, बस लिख दिया हूँ ई माइनस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यस फैराडेज सर। फर्स्ट लॉ, द वेट ऑफ सब्सटेंस, ऐसे लिख लो, द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड is directly proportional to the, चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड। directly proportional to the charge on ऑन electron, इलेक्ट्रोड। charge on electron। क्लियर? ये फैराडे का फर्स्ट लॉ था, बहुत यस। सिंपल, ठीक है। अब आओ थोड़ी बातें इस पे करते हैं, फर्स्ट लॉ पे अभी थोड़ी और बातें करेंगे। वेट डिपॉजिटेड को मैंने डब्ल्यू बोल दिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया चार्ज के, ये तो क्लियर है। ये बेसिक रिलेशन जो फर्स्ट लॉ का था, ठीक है। अब जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि अगर सर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो कांस्टेंट लाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ यस सर। जो फैराडे के फर्स्ट लॉ जो मॉडिफिकेशन हुई वो हुई, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आ गया जेड, और साथ मल्टीप्लाई हो गया क्यू। तो ये फर्स्ट लॉ एक्चुअल में है फैराडे का। इलेक्ट्रोकेमिकल जो है हमारी, हमारी जो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही है उसके अंदर अगर हम बात करें फैराडे के फर्स्ट लॉ की, तो वो है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू। अभी जो जेड आया, ये जेड क्या है भाई? जेड होता है, जेड को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। जेड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंट। क्या होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस? थोड़ा समझो। देखो, ये जो जेड है ना, ये जेड बेसिकली होता है इक्विवेलेंट वेट, है ना। ये जेड तुम्हारा होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे। फैराडे का मतलब 1 मोल का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होता है उसको फैराडे लिखते हैं, मैंने बताया। तो मैं इक्विवेलेंट यस वेट सर। को अगर फैराडे से डिवाइड कर दूं तो हमको जेड मिलता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस, और यही मल्टीप्लाई हो जाता है क्यू वाले साइड में, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। तो मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ कि डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जेड की जगह मैं क्या लिख दूं, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे इंटू अपॉन क्यू। फैराडे। तो ये भी एक रिलेशन निकल के आ गया, किससे? फैराडे के फर्स्ट लॉ से। ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ठीक है। अब सवाल में दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सर ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है?
तो जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है ना, उनको तो पता होगा कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आओ मैं उनको बता देता हूँ। इक्विवेलेंट वेट, जैसे तुम पढ़ते हो ना मॉलिक्यूलर वेट, है ना, मोलार मास, वैसे ही इक्विवेलेंट वेट होता है हर एलिमेंट का। और हर एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं? तो मोलर मास अपॉन मोलर मास। एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, याद है? मोलर मास अपॉन एन यस सर। फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है भाई? एन फैक्टर ऐसे अभी बेसिकली मैं इतना डिटेल में लेके घुस गया हूं, बट एन फैक्टर ऐसे समझ लो कि आयंस का एक्सचेंज जो होता है उसी को एन फैक्टर बोलते हैं। जैसे लेट्स से अगर मैं बात कर लूं, कहीं कॉपर 2+ लिखा है, तो ये जो 2+ जितना चार्ज है ना, वो उसका एन फैक्टर बन जाएगा। ठीक है? जिंक 2+ कहीं लिखा है, इसका मतलब जितना चार्ज है वो उसका एन फैक्टर बन जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं NaCl, तो NaCl को तोड़ो, चार्जेस Na+Cl-, NaCl माइनस यहाँ 1 हो जाएगा 1 एन हो फैक्टर जाएगा। की वैल्यू। तो समझ गए, एन फैक्टर यस। मतलब कंप्लीट आयन का एक्सचेंज जितना होता है ना, वही उसका एन फैक्टर होता है। क्लियर? क्लियर? यस सर। मोल, अगर यस मोल सर। कॉन्सेप्ट पढ़े हो क्लास 11 में तो पता चल गया होगा अभी तक। यानी अब फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? W इज इक्वल्स टू, इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकता हूँ? मोलार मास अपॉन अपॉन इनटू एन एन फैक्टर। फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फैराडे इंटू क्यू। ये भी एक रिलेशन हो गया तुम्हारा फैराडे के फर्स्ट लॉ के। और इसी को अगर मैं सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो W इक्वल टू, लेट्स से मोलार मास को कैपिटल M, तो कैपिटल M इंटू क्यू अपॉन एन फैक्टर इंटू फैराडे। ये हो गया। और एक और तरीके से लिखा जाता है, सब मैं बता दूंगा, सब जहां तुमको यूज होगा फॉर्मूले में जो लगेगा वो लगा लो, बस सब लाइन से सीक्वेंस से लिखते जाओ, खुद डिराइव कर लोगे इसको। अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई? इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? चार्ज इज इक्वल्स टू, अरे यार, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम पढ़े हो, तो चार्ज इज इक्वल्स टू आई इंटू यस टी हो जाएगा। सर। आई यस तो सर। तो चार्ज को मैं आई इंटू टी लिख सकता हूँ। तो मैं डायरेक्टली ये जो यस सर। रिलेशन है यहां से ये रिलेशन उठाता हूँ फर्स्ट वाला, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, W इज इक्वल्स टू जेड इंटू आई इंटू टी लिख सकता हूँ। यस सर। और फिर आप जेड को फर्दर खोलते जाइए। किसमें? पहले खोलिए इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे, फिर खोलिए इक्विवेलेंट वेट अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इनटू फैराडे, तो जाइए फिर आगे। तो ये इतने सारे रिलेशन तुम्हारे निकल सकते हैं फैराडे के फर्स्ट लॉ से। इसीलिए बच्चों जल्दी याद नहीं होता है। और सवाल जो है वो हर एक फॉर्मूले से आते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, हर एक फॉर्मूले से, इसलिए कंप्लीट पता होना चाहिए। सिर्फ एक केस याद कर लोगे ना कि W इक्वल टू जेड इंटू क्यू, तो नहीं होगा सवाल। क्योंकि सवाल घुमा के नीचे तक पूछा जाता है, जहां तक मैंने फॉर्मूला लिखवाया है वहां तक। तो पहले जेड इंटू क्यू आया, फिर हमने जेड को क्या बोला? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। फिर जेड को हमने खोला, किसमें खोला? इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे। फिर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर मैंने तुमको समझा दिया जिसको नहीं पता है। फिर हमने खोल के फॉर्मूला क्या लिखा कि W इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इनटू फैराडे अपॉन चार्ज, मतलब मल्टीप्लाई बाय चार्ज, ऊपर रहता है। फिर हमने सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिया, मोलर मास को लेट्स से कैपिटल M बोल दिया, क्यू तुम्हारा चार्ज क्यू है, नीचे एन फैक्टर और फैराडे। फिर हमने क्या किया? फर्स्ट रिलेशन में देखो, चार्ज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? करंट इनटू टाइम। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि अगर आपको जेड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, करंट पूछ दिया, वेट दिया हुआ है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं W इक्वल्स टू जेड इंटू आई टू टी। क्लियर? क्लियर? यस सर। किसी को डाउट है कि सर ये सब क्या कर दिए? यस सर, क्लियर है पूरा, पूरा किसी को क्लियर डाउट है। है सर ये सब क्या कर दिए? कुछ नो नहीं है ना? सर। हो जा रहा है सबको? चलो, वैसे ही यस सर फैराडे आ का रहा है। सेकंड लॉ देख लो। वैसे ही फैराडे का सेकंड लॉ देख लो। यहाँ स्लाइड लेना पड़ेगा, स्लाइड सर खत्म आप हो पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। गई। एक सेकेंड, अरे मैं नोट्स अभी दिया नहीं होना तुम लोग को, ये वाला नोट चलो मैं दे देता हूँ, ठीक है? यहाँ से, क्योंकि अब कुछ मैथ्स बचा नहीं है, बस एक दो और टॉपिक बचे हुए हैं, आगे हैं। ठीक है, उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी देख लो। फैराडे का सेकंड लॉ बहुत आसान है। सेकंड लॉ में कुछ लिखने लायक नहीं है, बस इसे समझ लो। सेकंड लॉ ये बोलता है ना कि अगर सेम इलेक्ट्रोड पे सेम नंबर ऑफ करंट पास करोगे ना, सेम अमाउंट ऑफ करंट, क्या बोलता है? ये जो दोनों इलेक्ट्रोड पे है ना, ये तुम्हारे दो इलेक्ट्रोड है, मैंने तुमको क्या बताया था, याद करो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमको इनपुट देना पड़ता है, याद आ रहा है किसी को? वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। यस सर। गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस होता है, उसमें हमको इनपुट नहीं देना पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसमें हमको इनपुट देना पड़ता है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, याद है? और हम ये यस सर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अभी पढ़ रहे हैं, गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ लिया है पूरा, फैराडे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आता है।
तो इसके अंदर हमको करंट देना पड़ेगा ना जी। करंट हम इनपुट देते हैं, Yes, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, ये केमिकल में, है ना। तो यहाँ energy में। यहाँ सेकेंड लॉ उसी पे बेस्ड है। सेकेंड लॉ बोलता है कि अगर जितना सेम अमाउंट ऑफ करंट आप इलेक्ट्रोड को देंगे वो उसके वेट के इक्विवेलेंट होगा। मतलब सेकेंड लॉ के हिसाब से वेट डिपॉजिटेड फर्स्ट और वेट डिपॉजिटेड सेकेंड ये बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंड। बस यही है सेकेंड लॉ, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, जहां E1 और E2 क्या है, बोलो बोलो, इक्विवेलेंट वेट है। E1 और E2 क्या है, इक्विवेलेंट वेट, Equivalent। है ना। तो अगर मैं दो, मान लो दो इलेक्ट्रोड के लिए वेट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो W1 अपॉन W2 का रेशियो E1 अपॉन E2 के बराबर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉ है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं इसके अंदर, ठीक है। ये तुम्हारा फैराडे का सेकंड लॉ, मतलब उन्होंने बोलता है कि सेम अमाउंट ऑफ करंट अगर हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे पास करेंगे तो वो क्या होगा, वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर W। होगा। तो इस हिसाब से W1 E1 के बराबर होगा, W2 E2 के बराबर होगा, तो दोनों का रेशियो ले लेंगे W1 अपॉन W2, तो E1 अपॉन E2 हो जाएगा। सिंपल सा सेकंड लॉ है, इसमें कोई झंझट नहीं है। फर्स्ट लॉ में जो था वो था सारा, मैंने तुमको बता दिया। क्लियर। इक्विवेलेंट Yes, sir। वेट, ये इक्विवेलेंट वेट है। क्लियर, क्लियर हो गया। फैराडे का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, किसी को Yes। दिक्कत है फैराडे के लॉ में। No, sir। देखो फैराडे का सेकंड लॉ बस सिंपल यही बोलता है कि W1 जो है वो E1 के बराबर होगा, W2 किसके बराबर होगा, E2 के। तो दोनों का रेशियो ले लोगे तो दोनों का रेशियो भी तो बराबर होगा ना, बस यही फैराडे लॉ है। बस दोनों का रेशियो ले लेता है, वो W1 अपॉन W2, तो वो E1 अपॉन E2 के बराबर हो जाता है। E1 E2 क्या, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, निकाल The सकते molar mass of हैं, एन on फैक्टर। n factor। Yes, sir। क्लियर। तो W1 अपॉन T1, W2 अपॉन E2, ठीक है। तो ये फैराडे का सेकंड लॉ था। ये खत्म हुआ तुम्हारा फैराडे लॉ यहाँ। अब फैराडे लॉ के अंदर अगर न्यूमेरिकल करना चाहो तो आओ, एक न्यूमेरिकल भी तुमको करा देते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ पे बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल आता है उसका एक रूप देख लो। क्वेश्चन गिवन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट मेटल will be deposited when a solution of cobalt second chloride is electrolyzed with a current with a current of 10 ampere for 10 मिनट। मतलब कि 10 एम्पियर का करंट अगर मैं 10 मिनट तक पास कर रहा हूं किसके सोल्यूशन में, कॉपर सेकंड क्लोराइड के सोल्यूशन में, तो कितने ग्राम ऑफ कोबाल्ट मेटल डिपॉजिट होगा। याद करो, वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, फर्स्ट लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा, यही तो बताता है वेट ऑफ कितना, Yes। वेट ऑफ मेटल कितना, सब्सटेंस का वेट कितना डिपॉजिट होगा। ये हमसे पूछा है कि हाउ मेनी ग्राम, कितना कोबाल्ट का मेटल डिपॉजिट होगा। मतलब यहां क्या लगाएंगे, फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाएंगे। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ अगर मैं सिंपल रिलेशन देखूं, अगर करंट और टाइम का रिलेशन वाला देखूं, तो आखिरी रिलेशन याद है, W इक्वल्स टू जेड इंटू आई इंटू टी, है ना। इसी में करंट भी है Yes, और sir। टाइम भी है, इसमें तो करंट और टाइम है आखिरी रिलेशन में। तो W इक्वल्स टू जेड इंटू आई इंटू टी, यानी चौथा रिलेशन का यूज होगा सर, यहाँ चौथे रिलेशन का यूज होगा। अब देखो, W इज इक्वल्स टू आई दिया है, हाँ बिल्कुल, देखो Yes, sir। 10 आई दिया हुआ है ampere कितना, 10 एम्पियर। टाइम दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल, कितना, 10 मिनट। minute। पूछा क्या है, W। लेकिन सर यहाँ W और Z दोनों अननोन हो गए, मतलब पहला काम Z को फाइंड करना, Z को निकालना find पड़ेगा करें। ना जी, Z निकालना पड़ेगा, Yes, sir। ठीक है। तो Z निकालने जाओगे तो यहाँ देखो कॉपर सेकंड क्लोराइड दिया हुआ है, यहाँ कॉपर सेकंड क्लोराइड दिया हुआ है, कॉपर कह रहा हूँ, कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड दिया हुआ है ना। कोबाल्ट Yes, सेकंड sir। क्लोराइड क्या होता है, COCl2, याद है। Yes, sir। यहाँ उसका से जब ऑक्सीडेशन फिर स्टेट तुमको ये बताओ, अगर आप तुम आयंस में तोड़ोगे तो तुमको क्या मिलेगा, कोबाल्ट 2 प्लस और Cl CO2 माइनस, यही मिलेगा ना, Cl- 2 कोबाल्ट 2 प्लस और minus। Cl माइनस। अब जरा ये बताओ,
जेड क्या होता है? जेड होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट एन फैक्टर। एन फैक्टर, नो है सर। ना। और इक्विवेलेंट वेट को मैं क्या लिख सकता हूँ? फैराडे। मोलर सर इक्विवेलेंट अपॉन फराड फैराडे फराडे होता होता है है ना? एन ना, ऐसे कर लो, एन फैराडे। इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे होता है ना। और इक्विवेलेंट वेट को यस मैं सर। मोलार मास अपॉन क्या लिख सकता हूँ? मोलर मास एन फैक्टर। इक्विवेलेंट अपॉन फैराडे होता है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मोलर मास अपॉन मोलर एन मास फैक्टर अपॉन। इनटू फैराडे। तो जेड की वैल्यू यस अब सर। देखो, कोबाल्ट और क्लोराइड, जो कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड है, इसका जब आप मोलर मास कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये 59 होता है। उसमें कितना 2। होता है? कितना होता है? 59। 59 मोलर मास अपॉन 59। एन फैक्टर। नहीं, एक सेकंड, क्लोरीन चेक कर लो ना, क्लोरीन का 59 ही होता है। क्लोरीन का 35.5 होता है ना, एक क्लोरीन का। तो दो क्लोरीन का कितना यस हो सर। जाएगा? हाँ। चेक कर लो, दो क्लोरीन का कितना होगा। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, 71। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 76। कितना होता है? 59। और इतना यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा? एक काम चेक कर लो पहले, कोबाल्ट का अगर मैं चेक करूँ 71। तो 59 ये हो गया तुम्हारा। सर। यहाँ कितना हो? 35.5 प्लस सर 35.5, यानी दो क्लोरीन कितना हो जाएगा? 71। 71। और ये 71। कितना हो जाएगा तुम्हारा? कोबाल्ट, कोबाल्ट का होता है तुम्हारा 59। 71, और 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 59। क्लोरीन का तुम्हारा दो क्लोरीन है यहाँ, तो कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड, यानी यहाँ 35.5 इंटू 71, 71 और प्लस 59 करो जरा, तो कितना हो रहा है? तो मैं कैलकुलेटर कर लेता हूँ, 71 प्लस 130। सर 59, 130। 130। 130। 130। तो यस सर। 130 यहाँ, तो मोलर मास कितना हो जाएगा? 130 अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर चार्ज कितना है? 2 प्लस और 2 2। माइनस। 2 प्लस और 2 माइनस, है ना। यस सर। एन इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी यहाँ इक्विवेलेंट और मोलर मास जगह रख दो 130, एन फैक्टर की जगह, एक सेकेंड, ओहो, अच्छे से लिखो ना इसको, ढंग से लिखो। मोलर मास जगह क्या रख दो? 130, एन फैक्टर जगह रख दो 2। और फराडे की वैल्यू कितनी होती है? 96500, याद है? बताया था, लेक्चर में बताया था, याद है? यस सर। 130/2 यस इंटू सर। 96500 इंटू करंट की वैल्यू कितनी है 1 भाई? कूलम। 10 इंटू, 10 एम्पियर। टाइम की वैल्यू 10। कितनी है? 10 मिनट। 10 मिनट। 10 मिनट 10 को मिनट। सेकंड में चेंज करो, क्योंकि टाइम की वैल्यू सेकंड में रखते हैं ना, स्टैंडर्ड यूनिट। यस सर। 60 इंटू 60 कितना? 10 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 600। अब आप इस 600। पूरी वैल्यू को सॉल्व करिए, ग्राम में आप आंसर लिख दीजिए, बस हो गया खत्म। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो ऐसे सवाल पुटअप हो सकते हैं फराडे के लॉ से। ठीक है। फराडे के सेकंड लॉ से बहुत कम सवाल आते हैं, और ऐसे सवाल आएंगे ना, तुमको दोनों दे देगा, बस रेशियो पूछ लेगा, तो तुम W1/W2 कर देना, E1/E2 कर देना, दोनों सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर है सबको? यस सर। तो अब मेजर पोर्शन पे खत्म हो चुका, अब एक यस। लास्ट होता है सेशन, जिसके अंदर हम कंडक्टिविटी सीखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्शन की। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कप्पा, मोलर कनेक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, और कोलराउस लॉ आखिरी टॉपिक होगा हमारा। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, सब छोटे छोटे टॉपिक है, अब सिर्फ सब टॉपिक्स बचे हुए हैं। छोटे टॉपिक हम क्या करेंगे, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, ठीक है।